गल्वानोमीटर गल्वानोमीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का सबसे पहले क्या मतलब है कि इसमें हम करंट के पैसेज को डिटेक्ट करेंगे मैकेनिकल इफेक्ट्स की वजह से। मैकेनिकल इफेक्ट का क्या मतलब है कि जब कॉइल में से करंट पास करेगा तो कॉइल रोटेट करेगा और उसकी जो रोटेशन है वो इन जनरल कॉइल की मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए हम क्या कहते हैं भाई, ये जो गल्वानोमीटर है ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि करंट के फ्लो को डिटेक्ट किया जा सके। बेटा मैंने डिटेक्शन का वर्ड यूज किया है, मैंने मैयर का वर्ड यूज नहीं किया। करंट के पैसेज को मैयर करने के लिए हम अपने गल्वानोमीटर में सर्टेन चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस इस गल्वानोमीटर को एम मीटर में चेंज कर देती हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए फिर हम करंट को मैयर कर सकते हैं एग्जैक्टली। अब हमारे गल्वानोमीटर का प्रिंसिपल क्या है भाई? तो प्रिंसिपल ऑफ गल्वानोमीटर है जी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है किसी कॉइल में जब उसमें से करंट पास कर रहा होता है। इन जनरल होता ही है कि जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें रोटेशन जनरेट होती है, यानी कि टॉर्क जनरेट होता है। और वो टॉर्क जो है वो हमारे पास इक्वल होता है NIA/B cos ऑफ अल्फा के। एन यहाँ पर जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है, आई जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है वो हमारे कॉइल का एरिया है और बी जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कॉइल रखा गया है, और अल्फा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के दरमियान। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक करंट कैरिंग कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो जितना डिफ्लेक्ट करेगा, जितना रोटेट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो यहां पर आपको एक सेंसिटिव गल्वानोमीटर नजर आ रहा है जिसमें हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि कॉपर से बना हुआ होता है, जिसको वाउंड किया हुआ होता है हमने एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पर, और इसके सेंटर में हमारे पास जो है वो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। और ये जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है इसका काम ये है कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेडियल बनाएगा और उसकी मजबूती का इन्हिसार जो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इस कॉइल में से पास कर रही है इस सिलेंडर के थ्रू, वो कितनी मजबूत है, उसका इफेक्ट जो है वो इनहेंस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास भाई सिलेंडर हो गया। नेक्स्ट हम जो यहाँ पे मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं वो भी कनकेव शेप के हैं। क्या आप इस रीजन को इस जगह पे देख सकते हैं भाई, इधर नीचे, कि हमारे पास यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो कनकेव शेप के हैं। इस तरह से हाफ राउंड फॉर्म में है हमारे पास दोनों तरफ पे, यानी कि इनकी शेप जो है वो कनकेव है। देन हमारे पास यू शेप मैग्नेट है और जो हमारे पोल्स हैं वो कनकेव हैं। ऐसा इसलिए है ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बना सकें। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है वो हम अभी कुछ देर में देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सस्पेंशन वायर है जो कि इन जनरल करंट को लीड कर रही है कॉइल की तरफ, और ये करंट एक मिरर में से होता हुआ जा रहा है और इस वायर का जो दूसरा टर्मिनल है हमारे पास वो ऑपोजिट साइड पे कनेक्टेड है एक लूजली वाउंड स्पाइरल स्प्रिंग के साथ। इन जनरल इसका मकसद ये होता है कि अगर करंट की वजह से कॉइल रोटेट करे तो ये स्प्रिंग उसको दोबारा से अनट्विस्ट करते हुए उसकी ओरिजिनल पोजीशन तक ले आता है। फिर यहां पर हम आपको एक लाइट सोर्स नजर आ रहा है और एक स्केल भी है। जब करंट पास करेगा कॉइल रोटेट करेगा
और उस रोटेशन से मिरर जो है वो भी मूव करेगा। जब लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर स्केल पे टकराएगी तो हम स्केल पे सर्टेन डिस्प्लेसमेंट नोट करेंगे जो कि कोरिस्पॉन्ड कर रही होगी हमारे पास पैसेज ऑफ करंट को। गल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन में सबसे अहम हमारे पास भाई सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। और वो क्या है? हम एक सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं जिस पर आपने कॉइल को वाउंड किया हुआ है। ये सिलेंडर आयरन से बना हुआ है। सॉफ्ट हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है आयरन हमारा, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जो बहुत जल्दी जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जिसका इफेक्ट ये होगा कि ये कनकेव शेप के जो हमारे पोल्स हैं उनको सपोर्ट करते हुए मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको इनहेंस करने में हमारी हेल्प करेगा, जिससे हमारे गल्वानोमीटर की जो सेंसिटिविटी है बेहतर होगी। नेक्स्ट भाई, गल्वानोमीटर किस तरह से काम करता है? जब गल्वानोमीटर में से करंट पास करता है तो इन जनरल उसका कॉइल जो है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो रोटेट करेगा, यानी कि उसमें कपल प्रोड्यूस होगा जो उसको क्या करेगा भाई? रोटेट करवाएगा। इस कपल को हम डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं। जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है कि गल्वानोमीटर में से करंट पास किया तो गल्वानोमीटर का जो कॉइल था जिसकी पहले पोजीशन जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल थी, अब उसकी पोजीशन सर्टेन डिफ्लेक्शन में आपको नजर आ रही है। और वो क्यों है? क्योंकि करंट पास कर रहा है हमारे गल्वानोमीटर में से। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग कपल है हम इसको डिफाइन करते हैं NIAB cos अल्फा से। अब सबसे पहले रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है बेटा? इन जनरल इसका ये मतलब है कि वो जो हमने कनकेव शेप नॉर्थ और साउथ पोल लिया था जिसके दरमियान में हमारे पास जो है सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक कॉइल वाउंड है, अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नोट डाउन करें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हर पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है और साउथ की तरफ जा रही है। यानी कि कॉइल जो है वो जिस भी डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कॉइल के साथ पैरेलल रहेगी। कॉइल जिस भी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करेगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ पैरेलल रहेगी। यानी कि हमारा जो अल्फा है वो हमेशा 0 डिग्री रहेगा, जो कि एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के दरमियान। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इन जनरल सर्कुलर फॉर्म में आ गई है कि वो नॉर्थ पोल के एक साइड से ओरिजिनेट होती है और वो स्ट्रेट चलती हुई साउथ की तरफ जा रही है। जैसे यहां से ओरिजिनेट हुई ये इस तरफ को जा रही है, फिर जो यहां से ओरिजिनेट हो रही है वो इस तरफ को जा रही है। और ये सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है एक सर्कल के डायमीटर पे मूव करती हुई सेंटर से पास होती हुई एक नॉर्थ पोल के पॉइंट से साउथ पोल के पॉइंट तक जा रही हैं। ऐसी फील्ड्स को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो यहां पर अल्फा हमारा 0 होगा। अल्फा 0 होगा तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो टॉर्क जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है भाई वो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है जो कि भाई इक्वल है हमारे पास NIAB के। तो डिफ्लेक्टिंग कपल जो है हमारा वो मैक्सिमम रहेगा NIAB। अब भाई जब ये कॉइल रोटेट करेगा करंट के पैसेज की वजह से उसमें डिफ्लेक्टिंग कपल जनरेट होता है और जो हमारा स्प्रिंग है उसमें ट्विस्ट आएगा सर्टेन डायरेक्शन में जो क्या करता है भाई टोरेशनल कपल जनरेट करता है। और टोरेशनल कपल जो है ये क्या करेगा कि जब करंट को आप 0 करोगे तो ये हमारी सस्पेंशन वायर को अनट्विस्ट करते हुए दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आएगा। यानी कि डिफ्लेक्टिंग कपल जो है करंट के पैसेज की वजह से उसने कॉइल को रोटेट करवा दिया। तो जब करंट वैनिश हो जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो टोरेशनल कपल है स्प्रिंग की वजह से वो अनट्विस्ट करते हुए हमारे कॉइल को ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर कर देगा।
यहां से हम रिस्टोरिंग टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल है भाई सी थीटा के। ये रिलेशन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आया है। जैसे हमने सिंपल जो हमारे मैकेनिकल स्प्रिंग्स थे उनके लिए स्टडी किया कि जी जब उन पे फोर्स अप्लाई होती है तो वो स्ट्रेच होते हैं, और जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी उतने ज्यादा स्ट्रेच होंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो स्पाइरल स्प्रिंग है और हेयर स्प्रिंग है, जब आप उनको ट्विस्ट करेंगे तो उस ट्विस्टिंग के लिए जितना ज्यादा टॉर्क अप्लाई किया जाएगा उतनी ज्यादा उनमें डिफ्लेक्शन होगी, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सी जो है ये हमारे पास एक अदद कांस्टेंट है जिसको हम टोरेशनल कपल कहते हैं, और इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट। अब इन जनरल हो ये रहा है कि हमारा डिफ्लेक्टिंग कपल जो है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो करंट की वजह से कॉइल को रोटेट करवाता है, जिसके साथ एक पॉइंटर अटैच है, और हम क्या नोट करते हैं वो स्केल के ऊपर सर्टेन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि इन जनरल करंट के पैसेज की डिटेक्शन बता रहा है हमें। देन जैसे ही करंट वैनिश करेगा, ये जो हमारा पॉइंटर है ये वापस जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करेगा। उसके लिए जो हमारा स्प्रिंग है उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। अब होना ये चाहिए कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है एग्जैक्टली उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क हो, ताकि हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो रिस्टोर हो जाए। तो देन हम NIAB को इक्वल रख सकते हैं सी थीटा के। तो वहां से भाई हमारे पास करंट के लिए रिलेशन आ जाता है I इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई NAB इंटू थीटा। अब अहम जो चीज है वो ये है कि भाई जितना ज्यादा करंट पास करेगा हमारा स्केल उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि करंट पास करेगा पॉइंटर सर्टेन डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि हमें यह पता लग जाएगा कि सर्किट में और हमारे गैल्वानोमीटर में से करंट पास कर रहा है। लेकिन हम एग्जैक्ट मेजरमेंट अभी भी नहीं कर सकते भाई। हमें यह तो पता लग जाएगा कि जी करंट ज्यादा है, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, लेकिन वो डिफ्लेक्शन कितने करंट को कोरिस्पॉन्ड करती है ये अभी हमने कैलिब्रेट नहीं किया। ये कैलिब्रेशंस जो हैं ये हम एम मीटर में करते हैं और फिर हम करंट को एग्जैक्टली मेजर भी कर लेते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास C डिवाइड बाय NAB है, ये भाई एक कांस्टेंट है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसको फर्दर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास टाइप्स ऑफ गैल्वानोमीटर। टाइप्स ऑफ गैल्वानोमीटर मींस कि हम एंगल थीटा को मेजर करने के लिए किस किस्म की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास कितनी टाइप्स आती हैं जी गैल्वानोमीटर की, जिसके अकॉर्डिंगली हम एंगल थीटा को मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास भाई दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं सेंसिटिव गैल्वानोमीटर और दूसरा है हमारे पास पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर। सेंसिटिव गैल्वानोमीटर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक लाइट सोर्स है एक स्टैंड के साथ अटैच, फिर स्केल है और उसके सामने एक वायर आ रही है जिसके साथ मिरर अटैच है। देन वो वायर जो है वो एक सिलेंडर के ऊपर रोल होती है और एक कॉइल बना देती है, और इसकी ऑपोजिट साइड जो है इस वायर की वो एक स्प्रिंग के साथ, एक स्पाइरल स्प्रिंग के साथ अटैच है। अब इनिशियली जब कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा तो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेंट्रल सपोर्ट के साथ जाके टकरा रही होगी, लेकिन जैसे ही करंट पास करेगा अब जो लाइट है वो डिस्प्लेस होगी और हमें एक पॉइंट देगी जो कि सेंट्रल सपोर्ट से दूर होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट कर सकेंगे कि जी करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर है, जिसमें हमारा जो कॉइल है वो दो बैरिंग्स के दरमियान जड़ा हुआ होता है, जिसके दोनों तरफ हमारे पास जो है वो हेयर स्प्रिंग्स हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारे पास, मैग्नेट है जिसकी जो साइड्स हैं वो कनकेव शेप्स हैं, फिर हमारे पास एक पॉइंटर है जो कि कॉइल के साथ अटैच है। जैसे ही कॉइल में से करंट पास करेगा कॉइल जो है वो सर्टेन डिग्री के ऊपर रोटेट करेगा और पॉइंटर में उसकी निशानदेही करेगा भाई कि कितना करंट है, कितनी डिफ्लेक्शन होनी है। इसके अलावा एल्युमिनियम फ्रेम है जिसके ऊपर कॉइल माउंट किया गया है, सेंटर में सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, दोनों तरफ बैरिंग्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है भी हमारे पास
सेंसिटिविटी ऑफ गल्वानोमीटर। गल्वानोमीटर जो है वो एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। इन जनरल इसका ये मतलब है कि इसमें से अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल करंट भी फ्लो करे तो इसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेंगी और हमें करंट की पैसेज का पता देंगी। और इसकी जो सेंसिटिविटी है ये डिपेंड करती है कांस्टेंट पे, जो कि इक्वल है C/N/AB। और अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो हमारा जो गल्वानोमीटर है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, यानी कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से करंट को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। अब इस फैक्टर को स्मॉल रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इस फैक्टर को स्मॉल रखने के लिए जो हमारे पास C है उसकी वैल्यू को हम कम कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स N जो है हम उसे ज्यादा कर सकते हैं, एरिया को ज्यादा कर सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि C, N और A जो है इन्हें हम खास हद तक चेंज नहीं कर सकते। इन जनरल इसकी वजह ये है कि अगर आप C को कम करते हो तो इसके कम करने के लिए हमें जो वायर है उसकी लेंथ को ज्यादा करना होगा और उसके डायमीटर को कम करना होगा, जिससे वायर जो है वो कमजोर हो जाएगी। जो हमारा सिस्टम है, ये जो कॉइल है ये वीक हो जाएगा, जिसके टूटने का खदशा भी हो सकता है। तो C को तो हम भाई कम नहीं कर सकते। अब भाई क्या नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया जा सकता है? तो भाई हम नंबर ऑफ टर्न्स को भी खास हद से बढ़ा नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा कॉइल हैवी हो जाएगा। अगेन वही मसला होगा कि ये कहीं से फ्रैक्चर हो सकता है। एरिया को हम ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते कि जितना ज्यादा एरिया होगा गल्वानोमीटर का साइज बढ़ जाएगा और साइज को भी हमने कंट्रोल रखना है। तो देन भाई सिर्फ एक फैक्टर रह गया जो कि हमारे हाथ में है, जिसको हम बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा जो कांस्टेंट फैक्टर है C/N/AB ये कम से कम रहे। तो वो क्या भाई? वो है जी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम इनहेंस कर सकते हैं अच्छे मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जो सेंटर में हमारे पास सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है वो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। तो देन हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हासिल कर सकते हैं, जिससे हमारी गल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा हम गल्वानोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी है उसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 माइक्रोएम्पेयर के करंट के पास करने से 1 मिलीमीटर की डिफ्लेक्शन होती है स्केल पे, जो कि 1 मीटर अवे रखा गया है कॉइल से। अब भाई नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबल और डेड बीट गल्वानोमीटर से क्या मुराद है? बेटा इन जनरल जो हम गल्वानोमीटर्स यूज करते हैं, जब उनमें से करंट पास करता है तो उनकी निडल जो है वो सर्टन उसी वक्त रेस्ट पे नहीं आती, बल्कि उसका जो पॉइंटर है वो उस पॉइंट पर ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। अब ये जो फालतू ऑसिलेशंस हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा जब सर्टन हद से करंट पास करता है निडल जो है एकदम से इक्विलिब्रियम से आगे चली जाएगी, यानी कि वो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जैसे आपको यहाँ पे 10 नजर आ रहा है वो इसको भी क्रॉस कर देगी। फिर अगर आप करंट को खत्म करोगे हमारी जो निडल है वो एग्जैक्ट 0 पर आकर नहीं रुकेगी, अगेन वो यहाँ पर ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। और ये सारा प्रोसेस जो है हमारे टाइम के ज़िया का बाइस बनेगा। तो भाई फिर हम क्या करें? इसके लिए हम कुछ आर्टिफिशियल तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कॉइल को जल्दी से रेस्ट पे ला सकें और हमारा टाइम जो है वो कम से कम लगे, हम टाइमली अपने एक्सपेरिमेंट को जो है वो परफॉर्म कर सकें। और ऐसा गल्वानोमीटर जिसमें सर्टेन आर्टिफिशियल वेव्स को इस्तेमाल करते हुए गल्वानोमीटर की निडल को फालतू ऑसिलेशंस से बचाया जा सकता है, और जैसे ही करंट पास करेगा वो अपने पर्टिकुलर पॉइंट तक डिफ्लेक्शन देगी और जैसे ही करंट वैनिश होगा दोबारा से वो अपने 0 पॉइंट पर आ जाएगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऐसे गल्वानोमीटर को हम डेड बीट और स्टेबल गल्वानोमीटर कहते हैं।